डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश मीडियम में चैप्टर 35 मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। उस वीडियो लेक्चर में हमने सम इम्पोर्टेंट टर्म्स यूज्ड इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस में पॉइंट नंबर 13 मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में स्टडी कर ली थी। अब उससे आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 14 डाई हाइब्रिड क्रॉस। व्हेन क्रॉस इज डन बिटवीन पेरेंट्स फॉर टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, मीन्स जब टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स, टू पेयर ऑफ डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है तो उसे कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं? जब वन पेयर डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है उसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट 15 हाइब्रिड। द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस बिटवीन टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स इज कॉल्ड हाइब्रिड। मीन्स जब टू जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के बीच क्रॉस करवाया जाता है तो उससे जो प्रोजेनी मिलती है उसे हाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट 16 F1 जनरेशन। द जनरेशन ऑफ हाइब्रिड इंडिविजुअल produced by cross between genetically different parents is called F1 जनरेशन। जेनेटिकली डिफरेंट पेरेंट्स के बीच क्रॉस करवाने से जो प्रोजेनी मिलती है उसे कहते हैं F1 जनरेशन। 17 F2 जनरेशन। द जनरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन इज कॉल्ड F2 जनरेशन। मीन्स F1 जनरेशन से जो प्रोजेनी मिलती है उस F1 जनरेशन की प्रोजेनी के बीच क्रॉस करवाने से F2 जनरेशन मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मेंडल्स हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। देखो, मेंडल ने दो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस किए थे। द फर्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड द सेकेंड इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया जाता है? वन पेयर डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? टू पेयर डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस के एग्जाम्पल है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस नंबर 1 एंड नंबर 2 लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। Mendel give two laws of inheritance on the basis of monohybrid cross, that is law of dominance and law of segregation. Means Mendel ने अपने दो laws, the number 1 law of dominance and number 2 law of segregation और law of purity of gametes monohybrid क्रॉस पे बेस्ड है। मींस मेंडल के ये दोनों लॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। एंड थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और मेंडल का थर्ड लॉ, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। अब बात करते हैं मेंडल के तीनों लॉज की। द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। From the monohybrid cross experiment done by Mendel on pea plant, only one type of plant were developed in F1 generation. यानी जब मेंडल ने वन पेयर डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स के बीच क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में ओनली वन टाइप के प्लांट ही डेवलप हुए। When a tall plant is crossed with dwarf plant, यानी जो F1 पीढ़ी थी उसमें टॉल प्लांट डेवलप हुए और उन्होंने ड्वार्फ प्लांट को प्रेस कर दिया। ओनली टॉल प्लांट्स डेवलप, इट मीन्स द ट्रेट ऑफ टॉलनेस डज नॉट अलाउ द ट्रेट ऑफ ड्वार्फनेस टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। मीन्स F1 पीढ़ी में टॉलनेस ने ड्वार्फनेस को एक्सप्रेस होने का टाइम ही नहीं दिया, उसने उसको पूरी तरह से प्रेस कर दिया।
Hence the characters of tallness was called dominant character. इसलिए टॉलनेस को डोमिनेंट कैरेक्टर, while the character of dwarfness was called recessive character. मीन्स डार्कनेस को यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर कहा गया है और टॉलनेस को डोमिनेंट कैरेक्टर, बिकॉज डोमिनेंट कैरेक्टर ने रेसेसिव कैरेक्टर को प्रेस कर दिया, उसे एक्सप्रेस करने का टाइम ही नहीं दिया. द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट वाज कॉल्ड द लॉ ऑफ डोमिनेंस बाय मेंडल. और मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को ही द लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा. दिस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये नियम, ये लॉ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इन ह्यूमन द जीन्स ऑफ हेरिडिटरी डिजीज एच रिटार्डेड इंटेलेक्चुअल, डायबिटीज, कलर ब्लाइंडनेस etc. देखो ह्यूमन के बर्थ के टाइम डायबिटीज, रिटार्डेड इंटेलेक्चुअल, कलर ब्लाइंडनेस, ये सभी डिजीज रेसेसिव कैरेक्टर है. लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये डिजीज बाहर निकल के आते हैं. लेकिन बर्थ के टाइम जो डोमिनेंट जीन है वो रेसेसिव जीन को प्रेस करके रखती है, तो ये सब चीजें बाहर निकल के नहीं आती. यहाँ पे रिटार्डेड इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है मंद बुद्धि. डायबिटीज आप जानते हो, कलर ब्लाइंडनेस यानी कलर में पहचान नहीं करना, are due to recessive gene. In the presence of dominant genes, these cannot express themselves and hence the human is normal. मत इसको मीन्स जो डोमिनेंट जीन है वो रेसेसिव जीन को प्रेस कर देती है, उसे एक्सप्रेस होने का टाइम ही नहीं देती है. एग्जाम्पल, यहां पर टोल का सिंबल है कैपिटल टी, ड्वार्फ का सिंबल है स्मॉल टी. आपको ये डायग्राम पूरे जेनेटिक्स में आपको अच्छे से ड्रॉ करना सीखना होगा, क्योंकि जेनेटिक्स पूरी तरह से इस डायग्राम पे बेस्ड है. मैं आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना सिखाता हूं. एक लाइन इस तरह से लेंगे, उसके बाद इस तरह से और एक एम को ड्रॉ कर देंगे. अब इस लाइन को यहां लेके जाएंगे, इसको यहां पे, इसको यहां पे, और इसको इससे अटैच कर देंगे. इस प्रकार से ये डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इसी डायग्राम पे पूरी जेनेटिक्स बेस्ड. अब देखो हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिया. अब इस पे हम रखते हैं इनको कैपिटल टी यानी टॉल और ड्वार्फ के बीच क्रॉस करवाते हैं. यहाँ पे रखते हैं कैपिटल टी, यहाँ पर कैपिटल टी, स्मॉल टी. अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, इसको देखो यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर क्या है कैपिटल टी, यहाँ पर क्या है स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ पर क्या है कैपिटल टी, यहाँ पर स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. यहाँ पर क्या है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी. तो ये हमें F1 जनरेशन मिल गई. F1 जनरेशन में सभी प्लांट्स टोल मिले, बिकॉज टोल का जो सिंबल है कैपिटल टी वो स्मॉल टी को प्रेस करता है. टोल का जो सिंबल है कैपिटल टी स्मॉल टी को प्रेस करता है. तो यहां पर जो प्लांट हमें मिले वो सभी कैसे थे, टोल. अब इन F1 जनरेशंस के बीच क्रॉस करवाते हैं इन दोनों के बीच में, उससे जो हमें जनरेशन मिलेगी वो मिलेगी F2 जनरेशन. सेम वैसा के वैसा डायग्राम ड्रॉ करना है. अब इसमें कैपिटल टी को यहां पे रखेंगे, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी. अब इनके बीच क्रॉस करवाएंगे. देखो यहां पे क्या मिलेगा हमें, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी. हमें ये मिल गई F2 जनरेशन. हम इस डायग्राम को ड्रॉ नहीं करना चाहते तो चेकर बोर्ड मेथड द्वारा भी कर सकते हैं. इसमें 4 चैम्बर्स बनाने पड़ेंगे. जैसे
हमने इनके बीच क्रॉस करवाया, कैपिटल टी स्मॉल टी के बीच में, तो यहाँ पे रख देंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और सेम वैसा का वैसा रिजल्ट आएगा जैसे इस डायग्राम को ड्रॉ करने से आया है। चेकर बोर्ड से इजी ये डायग्राम ड्रॉ करना सीखना पड़ेगा आपको। अब देखो इसका फिनोटाइप और जीनोटाइप कैसे निकालते हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में फिनोटाइप की डेफिनेशन बताई थी। फिनोटाइप की डेफिनेशन क्या है? जब किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखकर उसका रेशो निकाला जाता है तो उसे कहते हैं फिनोटाइप। और जब किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल कैरेक्टर्स या जीनी स्ट्रक्चर को देखकर उसका रेशो निकाला जाता है तो उसे कहते हैं जीनोटाइप। अब देखो यहां पर हमें ये टोल, ये भी टोल, ये टोल और ये ड्वार्फ, ये प्योर टोल, ये इम्प्योर टोल, इम्प्योर टोल, प्योर ड्वार्फ। तो फिनोटाइप में एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखेंगे तो हमें टोल कितने मिल रहे हैं? 3 और ड्वार्फ 1, तो 3:1। ये तो हो गया इसका फिनोटाइप। 3 क्या है हमारे पास? टोल और 1 ड्वार्फ। देखो ये टोल है होमोजाइगस टोल, ये है हेट्रोजाइगस टोल, हेट्रोजाइगस टोल, होमोजाइगस ड्वार्फ। बिकॉज कैपिटल टी एक जीन के 2 एलील हैं और दोनों एलील सेम है, दोनों कैपिटल हैं, तो ये होमोजाइगस हो गया। और कैपिटल टी स्मॉल टी एक जीन के 2 एलील है जिसमें से एक एलील कैपिटल है एक स्मॉल है, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है, अब इसका जीनोटाइप निकालते हैं। जीनोटाइप की डेफिनेशन क्या है? जब किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल कैरेक्टर्स को देखकर उसका रेशो निकाला जाता है तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। अब इंटरनल कैरेक्टर्स के देखे क्या? होमोजाइगस टोल, हेट्रोजाइगस टोल, हेट्रोजाइगस टोल, होमोजाइगस ड्वार्फ। 1:2:1, 1:1, 1 homozygous टोल, 2 heterozygous टोल and 1 homozygous dwarf. According to monohybrid cross, dominant character टोल are expressed in F1 generation. Means monohybrid cross में dominant character टोल F1 generation में expressed होता है. Then F1 generation individual occur selfing then टोल dwarf are appear in F2 generation. और dwarf जो कैरेक्टर है वो F2 जनरेशन में अपेयर होता है. F1 जनरेशन में टोल द्वारा टोल ड्वार्फ को प्रेस कर देता है, उसे एक्सप्रेस होने का टाइम नहीं देता. द सेकेंड लॉ ऑफ मेंडल इज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. On the basis of results obtained from his monohybrid cross experiments, Mendel propounded the law of purity of gametes or law of segregation. Means मेंडल का फर्स्ट लॉ लॉ ऑफ डोमिनेंस और सेकंड लॉ लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है. In monohybrid cross experiments, only one type of hybrid tall plants develop, while after self-pollination, both types, tall and dwarf plants, develop in F2 generation. Means monohybrid cross में F1 जनरेशन में केवल टॉल प्लांट्स डेवलप होते हैं, बिकॉज टॉल प्लांट्स ड्वार्फ प्लांट्स को एक्सप्रेस नहीं होने देते. बट F2 जनरेशन में टॉल एंड ड्वार्फ बोथ प्लांट्स एक्सप्रेस होते हैं. In F1 generation, the factors for tallness and dwarfness remain together. F1 generation में tallness और dwarfness दोनों factors साथ में रिमेन होते हैं, बट दे डू नॉट मिक्स विद ईच अदर. बट ये दोनों एक दूसरे से मिक्सअप नहीं होते. इन F2 जनरेशन दीज फैक्टर्स सेग्रेगेट और गेट सेपरेटेड एंड फ्रॉम 75% टॉल प्लांट्स and 25% dwarf plants. Means F2 जनरेशन में 75% टॉल प्लांट्स मिलते हैं और 25% dwarf plants मिलते हैं. In this way the gametes retain their purity.
इस वे में गैमेट्स अपनी प्योरिटी को रिटेन रखते हैं, सो इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। एंड बिकॉज एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन बोथ एलील्स कैपिटल टी स्मॉल टी गेट सेपरेटेड और सेग्रेगेट फ्रॉम ईच अदर, मीन्स जीन के बोथ एलील कैपिटल टी स्मॉल टी अलग होकर इंडिपेंडेंटली गेमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड इन F2 जनरेशन द रेसेसिव कैरेक्टर ऑफ ड्वार्फनेस टू अपीयर्स, और F2 जनरेशन में रेसेसिव कैरेक्टर ड्वार्फनेस अपीयर होता है। हैंस दिस फिनोमेनन ऑफ सेग्रीगेशन और सेपरेशन ऑफ फैक्टर्स और एलील्स इन गैमेट्स इज नोन एज मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दिस लॉ प्रूव्स द जीन हाइपोथेसिस, मीन्स ये लॉ जीन हाइपोथेसिस को प्रूव करता है। नेक्स्ट, जीन इज ए हेरिडिटरी यूनिट विच ट्रांसमिट द फीचर्स और ट्रेट्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, मीन्स जीन हेरिडिटी की यूनिट है और ये वन जनरेशन से अदर जनरेशन में कैरेक्टर्स और ट्रेट को ट्रांसमिटेड करती है। नेक्स्ट, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एवरी कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए जीन। लिविंग ऑर्गेनिज्म में एवरी कैरेक्टर जीन से ही कंट्रोल होता है। ईच जीन हैज टू एलील्स विच कंट्रोल ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। एक जीन के दोनों एलील एक पेयर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, द एलील्स ऑफ ए जीन रिमेन टुगेदर बट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर। एक जीन के दोनों एलील साथ में रिमेन होते हैं बट डू नॉट मिक्स विद ईच अदर, बट आपस में दोनों मिक्सअप नहीं होते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट्स फॉर्मेशन एलील्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर एंड मूव टू सेपरेट गैमेट्स। मतलब जीन के दोनों एलील अलग होकर इंडिपेंडेंटली गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, मेंडल्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिस लॉ इज एप्लीकेबल ऑन डाई हाइब्रिड और हायर लेवल क्रॉसेज। इट इज नॉट एप्लीकेबल और मोनोहाइब्रिड क्रॉसेज, मीन्स मेंडल का यह लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है, न कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर। इन द डाई हाइब्रिड और हायर क्रॉस experiments conducted by Mendel, when a cross is done taking under consideration two or more contrasting characters than in F1 generation, means dihybrid cross में टू डिफरेंट जेनेटिक कैरेक्टर्स के बीच हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है। All plants of dominant character were developed, but when seeds of these plants obtained after self-fertilization are grown, then these characters appear in F2 generation. Means F1 generation में प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं, but F2 generation में एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर्स पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है। इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर, इट मीन्स द प्रेजेंस ऑफ वन कैरेक्टर डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो इस लॉ को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, मीन्स राउंड येलो को रिंकल्ड ग्रीन से क्रॉस करवाते हैं। यहां पर राउंड का सिंबल है कैपिटल आर, येलो का सिंबल है कैपिटल वाई, रिंकल्ड का सिंबल है स्मॉल आर, ग्रीन का सिंबल है स्मॉल वाई। अब हम ये डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरी जेनेटिक्स इसी डायग्राम पर बेस्ड है। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना नहीं आता है तो मतलब आपको जेनेटिक्स नहीं आती। अगर आपको ये डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना आता है, इसका मतलब जेनेटिक्स आपके लिए आसान हो जाएगी। अब इसका गैमेट बनाते हैं। यहां से कैपिटल आर ले लिया, यहां से स्मॉल आर, कैपिटल वाई। अब इसकी F1 जनरेशन निकालते हैं। अब इनको यहां पे रखते हैं। यहां पे रख दिया कैपिटल आर,
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर क्या आ गया देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमें ये F1 जनरेशन मिल गई। F1 जनरेशन में हमें प्रोजेनी क्या मिली, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इससे हम F2 जनरेशन निकाल लेंगे और F2 जनरेशन में चेकर बोर्ड मेथड का यूज करेंगे। अब हम इनको, इन प्रोजेनीज को यहाँ पे लिख देंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। इस तरफ भी लिख देंगे हम इनको सेम, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर, सॉरी कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस करेंगे इससे, इसका फिर इससे, इस प्रकार से इसका इससे, तो इसका इससे क्रॉस करने पे क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका क्रॉस करेंगे इससे क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसका क्रॉस करेंगे इससे क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इसका क्रॉस करेंगे इससे क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसका क्रॉस करेंगे इससे, देखो क्या आया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर कैपिटल वाई स्मॉल वाई आता है मतलब एक लेटर कैपिटल आता है एक स्मॉल आता है, तो कैपिटल लेटर को पहले लिखेंगे। अब इसको क्रॉस करेंगे इससे, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको क्रॉस करेंगे इससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको क्रॉस करेंगे इससे, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको क्रॉस करेंगे इससे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको क्रॉस करेंगे इससे, क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको क्रॉस करेंगे इससे, क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। इसको क्रॉस करेंगे इससे, क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको क्रॉस करेंगे इससे, क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इसको क्रॉस करेंगे इससे, क्या आएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। इसको इससे क्रॉस करने पर क्या आएगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब लास्ट में इसको इससे क्रॉस करेंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब हमारे पास ये सब वर्ड आ गए। अब हमें ध्यान क्या रखना है, यहां पर देखो फर्स्ट में कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां पर कैपिटल आर किसका सिंबल है, राउंड का। कैपिटल वाई किसका सिंबल है, येलो का। स्मॉल आर किसका सिंबल है, रिंकल्ड का। और स्मॉल वाई ग्रीन का सिंबल है। हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो इसको क्या लिखेंगे हम, राउंड येलो। इज दैट क्लियर। सेकेंड इक्वेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने राउंड लिख दिया। लेकिन यहां पे येलो कैसे लिखा, बिकॉज कैपिटल वाई इस स्मॉल वाई को क्या कर रहा है, अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ इसको प्रेस कर रहा है। और कैपिटल वाई किसका सिंबल है, येलो का। स्मॉल वाई किसका सिंबल है, ग्रीन का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राउंड येलो। अब यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। यहाँ पे ये आर इस आर को प्रेस कर रहा है। ये किसका सिंबल है, स्मॉल आर रिंकल्ड का। और कैपिटल आर किसका सिंबल है, राउंड का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, राउंड येलो। इसमें देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पर ये आर इसको प्रेस करेगा और ये कैपिटल वाई इसको क्या लिखेंगे, राउंड येलो। इस तरह से यहाँ पे देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर कैपिटल आर को लिख देंगे राउंड, लेकिन यहाँ पर कैपिटल वाई नहीं है इसलिए इसे लिखेंगे ग्रीन। इसी तरह से यहाँ पे देखो स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है, कैपिटल आर नहीं होने के कारण ये किसका सिंबल है, रिंकल्ड का। और यहाँ पे भी कैपिटल वाई नहीं है तो ये किसका सिंबल है, ग्रीन का। तो इसे लिखेंगे रिंकल्ड ग्रीन। अब इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था कि फिनोटाइप की डेफिनेशन क्या होती है,
किसी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को देखते हुए जब उसका रेशो निकाला जाता है तो उसे फिनोटाइप कहते हैं। अब इसका फिनोटाइप क्या होगा? 9:3:3:1। अब 9 क्या है यहाँ पे? देखो राउंड येलो हमारे पास कितने हैं पहले काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। राउंड येलो कितने हमारे पास? 9। अब राउंड ग्रीन को काउंट करो। 1 2 3। राउंड ग्रीन कितने हमारे पास? 3। अब रिंकल्ड येलो को काउंट करो। 1 2 3। रिंकल्ड येलो कितने हमारे पास? 3। अब रिंकल्ड ग्रीन एक बच गया, ये कितने हमारे पास? पूरी टेबल में एक ही है तो 1। तो इसका फिनोटाइप क्या आएगा? 9:3:3:1। अब बात करते हैं इसके जीनोटाइप की। जीनोटाइप की डेफिनेशन क्या है? जब किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल कैरेक्टर्स या जीनी स्ट्रक्चर को देखते हुए उसका रेशो निकाला जाता है तो उसे जीनोटाइप कहते हैं। अब देखो यहां पर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई ये वर्ड पूरी टेबल में कहीं और मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? देखो कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा तो 1। अब ये देखो ये वर्ड कहीं पे मैच कर रहा है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये देखो इससे मैच कर रहा है, ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है और ये भी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो 2। अब ये देखो किसी से मैच कर रहा है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये देखो इससे मैच कर रहा है तो 2। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये देखो चारों रो में, एक ही रो में चारों हैं, चारों मैच कर रहे हैं आपस में तो 4। कैपिटल आर स्मॉल वाई ये किसी से मैच कर रहा है क्या? देखो पूरी टेबल में किसी से भी ये मैच नहीं कर रहा सो 1। अब ये देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई किसी से मैच कर रहा है क्या? देखो इससे मैच कर रहा है ये तो 2। अब उसके बाद में ये देखो किसी से मैच कर रहा है क्या? स्मॉल आर कैपिटल वाई ये किसी से मैच नहीं कर रहा तो 1। उसके बाद ये देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये इससे मैच कर रहा है तो 2। स्मॉल आर वाई ये किसी से मैच नहीं कर रहा है सो 1। तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? 1:2:4:4:4:2:1:2:1। ये इसका जीनोटाइप होगा। अगर इसको डिटेल में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे 1 आ गया हमारे पास जीनोटाइप में, फर्स्ट वर्ड है 1 तो 1 में कैपिटल आर कैपिटल वाई ये वर्ड जो है ये होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस? देखो सेम है कैपिटल आर तो होमोजाइगस है। कैपिटल वाई ये भी होमोजाइगस है तो इसमें क्या लिखेंगे? होमोजाइगस राउंड होमोजाइगस येलो। जैसे अगला 2, इसमें कैपिटल आर क्या है? होमोजाइगस, लेकिन इसमें कैपिटल वाई है और स्मॉल वाई हेट्रोजाइगस है तो होमोजाइगस राउंड और हेट्रोजाइगस येलो लिखेंगे। इसमें देखो कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस है और ये कैपिटल वाई होमोजाइगस है तो इसमें लिखेंगे हेट्रोजाइगस राउंड होमोजाइगस येलो। इसमें देखो कैपिटल आर स्मॉल आर हेट्रोजाइगस है, दोनों सेम नहीं है क्योंकि एक कैपिटल लेटर है और एक स्मॉल लेटर है। इसमें ये कैपिटल वाई है स्मॉल वाई ये भी हेट्रोजाइगस है तो इसे लिखेंगे हेट्रोजाइगस राउंड हेट्रोजाइगस येलो। इसमें देखो ये स्मॉल आर स्मॉल वाई दोनों होमोजाइगस हैं तो इसे लिखेंगे होमोजाइगस रिंकल्ड होमोजाइगस ग्रीन। डियर स्टूडेंट्स, इस टेबल को आप बार बार बना के देखो तभी आपको इसकी अच्छे से अभ्यास हो पाएगा और आपको जेनेटिक्स बड़ी ही आसान लगेगी।